बच्चे लोगों, आपका जो रीड का सिलेबस है हिंदी का, वो सामान्य रूप से मैं पहले ही रीड के सिलेबस को आपके बारे में बताता हूँ। इसका पहला टॉपिक होगा, यहाँ से शुरू, संज्ञा का टॉपिक होगा। उसके बाद सर्वनाम का टॉपिक है आपका। उसके बाद विशेषण का टॉपिक है आपका। उसके बाद क्रिया का टॉपिक है आपका। उसके बाद शब्द का टॉपिक है आपका। और उसके बाद वाक्य का टॉपिक है आपका। उसके बाद है आपका अव्यय। उसके बाद है आपकी संधि। संधि के बाद है आपका समास। और समास के बाद है आपका उपसर्ग। और उपसर्ग के बाद है आपका प्रत्यय। और प्रत्यय के बाद है आपका वाक्य शुद्धि। और वाक्य शुद्धि के बाद है आपका लिंग। और लिंग के बाद है वचन। और भाइयों, वचन के बाद है काल। ये टॉपिक हैं जो अपन को समझने हैं। समझने वाले टॉपिक तो ये हैं। आज मेरी पहली क्लास है, इसलिए मैंने सारे सिलेबस को लिखा है। आज मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अगली जब क्लास हमारी होगी तो आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन से टॉपिक से मुझे शुरू करना है। आप जौन सा भी टॉपिक मुझे बताएंगे मैं वहीं से शुरुआत करूँगा। और मेरी 1, 2, 3 बातों विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान रखनी है। ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, अपना स्टाइल एक ही होता है। मैं किसी भी टॉपिक, आप कोई भी टॉपिक का नाम मुझे बताएंगे, मैं उसी टॉपिक को पढ़ाना शुरू करूंगा। रट के आना अपने हिसाब में सही नहीं है, चाहे आप इसे क्या माने क्या नहीं माने। आप जो टॉपिक बताएंगे मैं उसी टॉपिक से शुरुआत करूंगा। 7 मिनट मुझे सुनना है। 7 मिनट के बाद आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न आता है, कहीं किताबों में पढ़ा है, कोई कुंजी में पढ़ा है, कोई पासबुक में पढ़ा है, किसी कोचिंग के कोई नोट्स देखे हैं आपने, वो पढ़ा है, तो आप सहर्ष मुझसे पूछेंगे। जब तक आपकी तरफ से कोई वार्तालाप नहीं होगा, तर्क होना चाहिए, वितर्क होना चाहिए, परंतु कुतर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि मैं ही वाचन करता रहूं और आप केवल इस बात को ध्यान में रखकर सुनते रहें कि सत्यनारायण भगवान की कथा बच रही है, जब भी प्रसादी का वितरण होगा हम लेके चले जाएंगे। इससे अधिगम प्रभावित नहीं होता है और आपका भला भी नहीं होता। सबसे पहले मैं संज्ञा का टॉपिक लेता हूं। संज्ञा की सामान्य सामान्य चीजें बताता हूं और वो चीजें बताता हूं जिनको आप लोग जानते हो। 50% ऐसी चीजें होती है कि हम जानते हैं और 50% ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम नहीं जानते। दुर्भाग्य ये होता है, सौभाग्य ये होता है, जिनको हम जानते हैं वो परीक्षा में नहीं आती हैं और जिनको हम नहीं जानते हैं परीक्षा में वो आती हैं। अगर कोई भी, हम कोचिंग सेंटर इसलिए जाते हैं, अगर कोचिंग का कोई भी अध्यापक शिक्षक गण केवल किताब की रटी रटाई परिभाषा आपको बताता है तो मैं मानता हूं, मेरी ऐसी सोच है कि आपका कोचिंग जाना सार्थक नहीं है। मास्टर का, गुरुजी का अपना भी एक शेड्यूल होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए। हम इसलिए आए हैं, गुरुजी किताब से हटकर कोई ऐसा तरीका हमें बताइए जिससे कि परीक्षा में हमारे सवाल सही हो जाएं। पहला सवाल, पहला पॉइंट है आपका संज्ञा का। 6ठी क्लास में आप सब लोगों ने पढ़ी है संज्ञा क्या होती है। 7वीं क्लास में भी हमारे गुरुजी ने बताया कि संज्ञा क्या होती है। 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास या फिर हम किसी कोचिंग में भी पढ़े हुए हैं कि संज्ञा क्या होती है, किसी किताब में भी पढ़े हुए हैं संज्ञा क्या होती है। पहले संज्ञा के बारे में वो चीजें बताता हूं जिनको आप जानते हो कि हमारे गुरुजी ने कहा कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, परंतु मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा इस परिभाषा में। ये तो किताब की परिभाषा है। संज्ञा एक ऐसा विकारी शब्द है, अर्थात संज्ञा एक ऐसा विकारी शब्द है जो किसी प्राणी का, जो किसी वस्तु का, जो किसी पदार्थ का, जो किसी स्थान का और जो किसी भाव का सम्यक ज्ञान कराए, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा ये विकारी शब्द प्राणी का भी ज्ञान कराता है,
वस्तु का भी ज्ञान कराता है, पदार्थ का भी ज्ञान कराता है, स्थान का भी ज्ञान कराता है और भाव का भी ज्ञान कराता है। क्यों? क्योंकि संज्ञा जो शब्द बना है वो सम उपसर्ग से बना है और ज्ञा धातु से बना है, जिसका सम का अर्थ होता है मेरे भाइयों सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। ऐसा विकारी शब्द जो किसी प्राणी का, जो किसी वस्तु का, जो किसी पदार्थ का, जो किसी स्थान का, जो किसी भाव का सम्यक ज्ञान कराए। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है ठीक तरह से ज्ञान कराए। ऐसे विकारी शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ये तो हो गई किताब की परिभाषा। अब सवाल अगला ये आता है कि गुरुजी हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ ली, आपने बताया वो भी हमने समझ लिया। परिभाषाएं परीक्षा में आया नहीं करती हैं, पर बताना जरूरी होता है। अब आप पूछोगे कि गुरुजी हमने किताबों में पढ़ा है। संज्ञा शब्द एक ऐसा शब्द है जो व्याकरण का महत्वपूर्ण अंग है। और दूसरी परिभाषा अगर मैं कहूं कि संज्ञा ऐसा विकारी शब्द है जो न केवल व्याकरण का महत्वपूर्ण अंग है बल्कि हमारे जीवन का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। ये संसार का जो निर्माण हुआ है, ये संसार जो निर्मित हुआ है, ये संज्ञा से निर्मित हुआ है। और हमारा शारीरिक जो व्यवहार है, हमारा जो सांसारिक व्यवहार है, वो भी संज्ञा पर अवलंबित है। अर्थात संज्ञा को हमारे जीवन से निकाल दिया जाए, हमारे सांसारिक व्यवहार से संज्ञा को निकाल दिया जाए, हमारे सामाजिक आचरण से संज्ञा को निकाल दिया जाए, तो ये निश्चित है कि हमारा दैनिक व्यवहार, हमारा सांसारिक व्यवहार, हमारा सामाजिक व्यवहार बाधित हो जाएगा। इसलिए संज्ञा सर्वव्याप्त है। और व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा का पर्याय बताया है नाम, और नाम दुनिया में होते हैं असंख्य। इसलिए संज्ञा को नाम न कहकर महानाम कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। ये संज्ञा की सामान्य परिभाषा बता दी। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, किताब में रटी थी, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा कि 7 मिनट आपको सुनना है और दुनिया की कोई भी किताब, कोई भी कुंजी, कोई भी पासबुक में से प्रश्न सॉल्व करने हैं। अगर मेरी बताई हुई लाइन से आपको 90+ सवाल सही हो जाते हैं तो समझना कि ये मास्टर हमको सही दिशा में ले जा रहा है, ये हमारा कल्याण इससे हो सकता है। अगर 90 से कम सवाल सही होते हैं एक ही झटके में, एक ही बार में, तो समझना मास्टर हमको सही दिशा में नहीं ले जा रहा। अब दूसरा सवाल एक आपका आएगा कि गुरुजी हमने किताबें बहुत पढ़ी हैं, संज्ञा के प्रकार के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? इसके बारे में 2 मान्यताएं प्रचलित है। संज्ञा के प्रकार के बारे में एक प्राचीन मान्यता है और संज्ञा के प्रकार के बारे में एक आधुनिक मान्यता है। संज्ञा के प्रकार के बारे में एक प्राचीन दृष्टिकोण है और संज्ञा के प्रकार के बारे में एक आधुनिक दृष्टिकोण है। सबसे पहला दृष्टिकोण ये, पहली है प्राचीन मान्यता, प्राचीन मान्यता, और दूसरी है आपकी आधुनिक मान्यता, आधुनिक मान्यता। प्राचीन मान्यता ये कहती है कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं और आधुनिक मान्यता ये कहती है कि संज्ञा के केवल 3 प्रकार होते हैं। प्राचीन मान्यता में माना जाता है कि एक भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, भैया एक जातिवाचक संज्ञा होती है, भैया एक भाववाचक संज्ञा होती है और भैया एक समूहवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है, और भैया एक होती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। प्राचीन व्याकरणाचार्य हैं, प्राचीन जो मान्यता है, प्राचीन जो दृष्टिकोण है, वो संज्ञा के कितने प्रकार मानता है? 5। और आधुनिक जो व्याकरणाचार्य हैं,
आधुनिक जो मान्यता है, आधुनिक जो दृष्टिकोण है, वो संज्ञा के प्रकार मानता है 3। एक होती है व्यक्तिवाचक, एक होती है जातिवाचक, एक होती है आपकी भाववाचक। ये 3 है। अगर सवाल परीक्षा में आता है कि संज्ञाओं की मान्य संख्या कितनी है, ये सवाल आपके परीक्षा में आता है, तो आपका उत्तर होगा संज्ञाओं की मान्य संख्या 3 है। संज्ञाओं के प्रकार पूछे तो भी आपको 3 बताने हैं। अगर परीक्षा में सवाल ये आए कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार संज्ञा के प्रकार कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा 5। और आधुनिक मान्यता के अनुसार पूछे तो उत्तर होगा 3, और मान्य संख्या पूछे तो होंगे आपके 3। आधुनिक दृष्टिकोण के जो व्याकरणाचार्य हैं, उन्होंने शोध किया और शोध के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा का अलग से अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये जातिवाचक संज्ञा के ही भाग हैं, अर्थात इनको जातिवाचक संज्ञा में सम्मिलित कर लिया गया है। अब हम संज्ञाओं की संख्या मान्य 3 बताएंगे और जातिवाचक संज्ञा के जो भेद बताएंगे वो 2 भेद बताएंगे, एक समूहवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। ये तो प्रकार हो गया, माना ये भी आप जानते हो। इसमें भी कोई मैंने बड़ी तोप नहीं मारी है। मैंने बताया ने 50% चीजें मैं वो बताऊंगा आपको जिसको आप जानते हैं, और 50% वो चीजें बताऊंगा जो आप पहली बार देखेंगे, पहली बार सुनेंगे और पहली बार ही समझेंगे। अब सवाल आता है कि 6ठी क्लास में जब हमारे गुरुजी ने सब पढ़ाया था, ईमानदारी से एक बात कहता हूं कि जब 6ठी क्लास में हम लोग पढ़ते थे तो हमारा इंग्लिश का मास्टर, इंग्लिश के गुरुजी आते थे और वो हमसे एक ही बात कहते थे, भैयाओ बच्चों टेंस पढ़ लो, टेंस पढ़ लोगे तो आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। तो हम कहते थे गुरुजी पढ़ा दो टेंस, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। 7वीं क्लास में जब हुए तो तब भी गुरुजी ने यही कहा कि टेंस पढ़ लो, आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। 8वीं क्लास में भी टेंस पढ़े थे, 9वीं क्लास में भी टेंस पढ़े थे, 10वीं में भी पढ़े थे, 11वीं में भी पढ़े थे और हमने 12वीं में भी पढ़े थे। दिल पे हाथ रख के कहना मेरे बच्चे लोगों, 6 साल 7 साल तक टेंस पढ़े, आज तक समझ में आए क्या? नहीं आए। 1-2% की कह नहीं सकता, किसी को समझ में नहीं आया। आई राइट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, हमने एक आध चीजों को सीखा, परंतु टेंस नहीं सीखा। कभी इस बात का पता लगाया तुमने कि ऐसा क्यों 7 साल पढ़ने के बाद भी कोई चीज समझ में नहीं आई? उसका कारण है टेक्निक, उसका कारण है मेथड, उसका कारण है आइडियोलॉजी। क्या कारण है भाई? हमारे गुरुजी ने कहा लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमने लिख दिया, गुरुजी लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों लिखो पहचान, हाँ गुरुजी लिख दिए पहचान। ता है, ती है, तू है, हाँ गुरुजी लिख दी। अब गुरुजी महाराज से ये कौन पूछे, महाराज परीक्षा में जब टेंस से संबंधित जो सवाल आएगा उसमें ताती ती लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां पर तो आपको टेक्निक ही काम आएगी। तो ऐसे ही हमने संज्ञा पढ़ी 6ठी क्लास में। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं और इसी सवाल से मैं पूरी संज्ञा आपको पढ़ाना चाहता हूं। मेरा एक ही शब्द है और कोई भी चीज संज्ञा की है तुम्हारे सामने आती है, उसको पहचानने में अगर तनिक भी कष्ट हो जाए तो मैं जिम्मेवार हूं। आप मुझे सुनिए, मैंने एक शब्द लिखा था कुत्ता, मैंने एक शब्द लिखा था कुत्ते, 2 शब्द लिखे। मैं पूछना चाहता हूं इनमें कौन सी संज्ञा? तो अधिकांश जवाब देते हैं गुरुजी कुत्ता में जातिवाचक संज्ञा, कोई कहता है कुत्ता में व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई कहता है कुत्ते में जातिवाचक संज्ञा, कोई कहते हैं कुत्ते में भाववाचक संज्ञा, कोई कहता है समूहवाचक संज्ञा। ये सारा कंफ्यूजन क्यों है? एक चीज निकल कर क्यों नहीं आती? इसका कारण है कि आज तक हमने किताब की रटी रटाई परिभाषाओं पर चले हैं। किताब की परिभाषाओं से कोई चीज पूर्ण रूपेण समझ में आ जाए इसकी कोई आवश्यक जरूरत नहीं है, इसकी ये जरूरत भी नहीं है। तो मास्टर का अपना स्टाइल, अब देखिए यहां तक तो टीपा टापी बात, ये किताब की बात। अब अपना मेड इन इंडिया, चाइना का माल नहीं। 7 मिनट समझोगे, कैसे भी सवाल के जवाब दोगे। मेरी एक बात को समझ जाना, अगर मैं मेरी बात से सहमत हो तो कहना यस, और मेरी बात से असहमत हो तो कहना नो। बच्चे लोगों, मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरी की पूरी हमारी सृष्टि है, मान लोगे? ये पूरी की पूरी हमारी सृष्टि है और इस सृष्टि में असंख्य चीजें होती हैं।
कुछ सजीव होती हैं मेरे बच्चे लोगों और कुछ निर्जीव होती हैं। आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि दुनिया में चाहे कोई सजीव है, दुनिया में चाहे कोई निर्जीव है, प्रत्येक के दो नाम होते हैं। दो से ज्यादा किसी के नाम नहीं होते, दो से कम किसी के नाम नहीं होते। यहां पर आप मुझसे असहमति व्यक्त करेंगे, मैं अपना प्रमाण दूंगा, आप असहमति व्यक्त करेंगे, मैं आपको सहमत कराऊंगा। और ये बात अगर तुमने समझ ली तो संज्ञा की कोई सवाल गलत नहीं होगा। किताबों में ऐसा कुछ नहीं, पासबुकों में ऐसा कुछ नहीं, गाइडों में ऐसा कुछ नहीं, कोचिंग के नोट्सों में ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा ना, ये अपना स्टाइल है। मैंने कहा अनीता लिख दिया और मैंने कहा लड़की लिख दिया, मैंने दो नाम लिख दिए। बताइए एक लड़की के ये दो नाम हुए या नहीं हुए? हो गए। उसका नाम अनीता भी है और उसका नाम लड़की भी है। मैंने एक नाम लिखा श्याम, मैंने एक नाम लिखा लड़का। ईमानदारी से बोलिए ये दो नाम है या नहीं है? है भैया। मेरा प्रयोजन केवल और केवल आपको पीएचडी कराना नहीं है। आप पूछोगे गुरुजी पीएचडी कराना हो, प्रयोजन क्यों नहीं है? इसके दो प्रबल कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है मेरे बच्चे लोगों, पीएचडी 5 साल में होती है, आप केवल 3-4 महीने के लिए आए हो, इसलिए मैं आपको पीएचडी नहीं करा सकता। और दूसरा कारण ये समझ लेना, जो गुड रेस की बात है, जो सार्थक है, मैं खुद पीएचडी नहीं हूं, इसलिए आपको पीएचडी नहीं करा सकता। ठीक है ना? मैं केवल और केवल एक काम करता हूं कि परीक्षा में आपका सवाल सही हो, 95% सवाल हो, इसकी जिम्मेवारी लेता हूं। और ये सवाल कैसे सही हो, किस डिजाइन से सही हो, किस स्टाइल से सही हो, ये मेरी बात है, ये आपकी बात नहीं है। मैंने लिखा अनीता, मैंने लिखा लड़की, मैंने लिखा श्याम और मैंने लिखा लड़का। मेरे बच्चे लोगों, इन दोनों में अंतर कर लो, संज्ञा का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अंतर यह है मेरे बच्चे लोगों, अनीता नाम उसके घर वालों ने रखा है, उसका बोलो, उसके घर वालों ने रखा है तो ये व्यक्तिगत नाम है उसका। और लड़की नाम उसके घर वालों ने रखा है या जन्म से उसके साथ आया है। जब हमारे घर में कोई कन्या पैदा होती है तो हम भाग करके पंडित जी के पास जाते हैं। कोई लड़का पैदा होता है तो भी पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी महाराज, हमारे एक कन्या का जन्म हुआ है, हमारे एक लड़के का जन्म हुआ है, बताइए उसका नाम क्या रखें। तो पंडित जी ऐसे नहीं कहेगा कि उसका नाम लड़की रख ले, उसका नाम लड़का रख ले। बोलो, ये नाम तो दोनों नाम ऐसे हैं जो जन्म से उसके साथ जुड़े हुए आए हैं। तो जो जन्म से साथ जुड़े आते हैं उसको हम कहते हैं जातिगत नाम, और जिसको हम या हमारे घर वाले रखते हैं उसको कहते हैं हम व्यक्तिगत नाम। एक अंतर तो ये है। दूसरा अंतर यह है कि अगर कहीं पर भी 5 लड़कियां बैठी हुई हैं मेरे बच्चे लोगों, और मैं कहूं अनीता इधर आ, तो कितनी आएंगी? 1। तो जब अनीता कहते हैं तो कितने का बोध होता है मेरे बच्चे लोगों? 1 का। और जब 5, 10, 20, 25, 100 लड़कियां बैठी हुई होती हैं, फिर हम ये कहते हैं कि लड़की इधर आ, तो 5, 10 सारी लड़कियां सोचेंगी हमको बुलाया जा रहा है, इसलिए बोध होता है 1 से अधिक का। बोलो सही है गलत है? अनीता कहते हैं तो बोध होता है 1 का, और अगर लड़की कहते हैं तो बोध होता है 1 से अधिक का। अगर श्याम कहते हैं तो बोध होता है 1 का, और लड़का कहते हैं तो बोध होता है 1 से अधिक का। बस इतना ही समझना है, इसके बारे में और कुछ नहीं समझ। दुनिया का कोई नाम, चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है, दुनिया का कोई नाम चाहे वो सजीव है और चाहे वो निर्जीव है, अगर उस नाम को लेने से 1 का बोध हो रहा है तो उसमें मेरे बच्चे लोगों व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और उस नाम को लेने से 1 से अधिक का बोध हो रहा है मेरे बच्चे लोगों, तो उसमें जातिवाचक संज्ञा हो गई।
एक और अधिक, इतना याद रखना, ज्यादा परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक का बोध हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एक से अधिक का बोध हो तो मेरे बच्चे लोगों जातिवाचक संज्ञा। अब सुन लीजिए, ये बात याद रखनी है। हम एक उदाहरण नहीं देंगे, हम 2 उदाहरण नहीं देंगे, 5 नहीं देंगे, 10 नहीं देंगे, हम 100 देंगे उदाहरण, 100 देंगे, 150 देंगे। क्यों? कि जिनकी दुकान में सामान कम होता है उदाहरण वो कम देते हैं। एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलेगा, एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलेगा, अपनी दुकान में हर सामान है। ठीक है ना? तो आपको तो केवल एक शब्द याद रखना है कि गुरुजी चाहे कोई सजीव है और चाहे कोई निर्जीव है, अगर उस नाम से एक का बोध हो रहा है तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और उस नाम से एक से अधिक का बोध हो रहा है तो उसमें जातिवाचक संज्ञा है। मैं फिर लिख देता हूं, अगर एक का बोध हो रहा है तो व्यक्तिवाचक, और मैं लिख देता हूं एक से अधिक का बोध हो रहा है तो वो होगी आपकी जातिवाचक। मैंने लिखा नदी, नदी में तो सारी नदियां आ गई है, एक से अधिक का बोध हो रहा है इसलिए जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा मेरे बच्चे लोगों गंगा नदी, और गंगा नदी से एक का बोध हो रहा है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा पर्वत, पर्वत में तो सारे पर्वत आ गए इसलिए जातिवाचक संज्ञा। और मैंने कहा हिमालय पर्वत, इससे एक का बोध हो रहा है इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा दिशा, दिशाओं से तो 8-10 दिशाओं का बोध हो रहा है इसलिए जातिवाचक संज्ञा। और मैं कहूँ पूर्व दिशा, इससे एक का ही बोध हो रहा है इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा पुस्तक, पुस्तकों में तो सारी पुस्तकें आ जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा रामायण कहा, गीता कहा, कुरान कहा, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा वार, वार तो 7 होते हैं, एक से अधिक का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा सोमवार, सोमवार से एक का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा महीना, महीना तो 12 होते हैं, एक से अधिक का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा। और मैं कहूं जनवरी, इससे एक का बोध होता है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा युद्ध, युद्ध तो बहुत हुए हैं, एक से अधिक का बोध होता है। मैं कहता हूं प्लासी का युद्ध, ये तो इससे एक का बोध होता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा त्योहार, त्योहार तो बहुत होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा होली, होली से एक का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा घड़ी, घड़ी बोले तो जातिवाचक संज्ञा, मैं बोलूं HMT की घड़ी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा स्कूटर जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा चेतक का स्कूटर व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा कलम जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा नटराज की कलम व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा साड़ी जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा पूनम की साड़ी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा देश, देश में सारे देश आते हैं, जातिवाचक संज्ञा। और मैंने कहा कनाडा, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा भाषा, भाषाओं में तो सारी भाषा आती है, जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं कहूँ हिंदी भाषा तो ये होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं कहूँ व्यक्ति, व्यक्ति में तो सारे आते हैं, जातिवाचक संज्ञा। मैं कहूँ मोहन, कालिदास, शेक्सपियर, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरी बात यही है, अगर कोई भी नाम तुम्हारे सामने आए और उस नाम से अगर एक का बोध होता हो तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, और उस नाम से एक से अधिक का बोध होता हो तो वहाँ होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। एक छोटी सी बात ये है, माना आपको ये बात समझ में आ गई, पर दुर्भाग्य ये है परीक्षाओं में ऐसा भी सवाल नहीं आते, परीक्षाओं में और भी गूढ़ सवाल आते। अब गूढ़ सवाल कैसा? मेरे बच्चे लोगों, मैंने यह भी बताया था कि एक का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक से अधिक का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? मान लीजिए मेरा नाम राकेश है, और मान लीजिए मेरा नाम मोहन है, और मान लीजिए मेरा नाम सोहन है। कोई सा भी नाम आप मेरा मान लीजिए, परंतु ये तो शाश्वत सत्य है कि चाहे मेरा नाम राकेश है, चाहे मेरा नाम मोहन है, और चाहे मेरा नाम सोहन है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बोलो, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्यान रहिए, नोट रहिए,
नॉट बोल रहा हूं, उसको ध्यान रखिए। अगर मेरे नाम का प्रयोग मेरे लिए हो रहा है तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर मेरे नाम का प्रयोग अगर दूसरे के लिए हो रहा है तो फिर उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। मेरे नाम का प्रयोग मेरे लिए हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और मेरे नाम का प्रयोग अगर दूसरे के लिए हो रहा है तो फिर उसमें जातिवाचक संज्ञा। आप सब लोगों ने सुना है, मैंने कहा कालिदास, बोलिए भाइयों, और मैंने लिखा शेक्सपियर। दो नाम आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख दी है मेरे बच्चे लोगों। और अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भैया ये दो, या आपसे कोई पूछे कि भैया ये दो सब नाम हैं, इन दोनों नामों में संज्ञा बता दीजिए, तो आंख बंद करके आप लोग कहोगे कि इन दोनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बोलो गलत है सही है? इन दोनों में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों है व्यक्तिवाचक संज्ञा? कालिदास व्यक्तिगत नाम है और जिसका नाम है उसी के लिए प्रयुक्त हो रहा है, और शेक्सपियर भी व्यक्तिगत नाम है, जिसके लिए प्रयुक्त हो रहा है उसी का नाम है, इसलिए दोनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर परीक्षा में ये सवाल आए तो हम आंख बंद करके पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परंतु परीक्षक ऐसा सीधा सवाल नहीं देता है, वो थोड़ा घुमाता है। वो क्या कहता है सुन लीजिए, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये सवाल है परीक्षा में, और आपसे पूछा जाएगा मेरे बच्चे लोगों कि बताइए शेक्सपियर में संज्ञा कौन सी है। यहां पर शेक्सपियर का प्रयोग शेक्सपियर के लिए हो रहा था, तो इसलिए मैंने बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर जिसका जो नाम है और उस नाम का प्रयोग अगर उसी के लिए हो रहा है तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर उसके नाम का प्रयोग अगर दूसरे के लिए हो रहा है तो फिर जातिवाचक संज्ञा है। यहां पर शेक्सपियर नाम का प्रयोग शेक्सपियर के लिए नहीं हो रहा है। यहां पर शेक्सपियर नाम का प्रयोग शेक्सपियर के लिए नहीं हो रहा है, शेक्सपियर नाम का प्रयोग कालिदास के लिए हो रहा है। इसलिए शेक्सपियर में होगी मेरे बच्चे लोगों जातिवाचक संज्ञा। शेक्सपियर में कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? नंबर अगली बात और कठिन। किसी ने कहा गांधी, लिख दिया गांधी। किसी ने कहा नेहरू, किसी ने कहा रावण, और किसी ने कहा कंस, और किसी ने कहा नेताजी। ये 4-5 आपके सामने नाम हैं। मैंने जो प्रारंभ में एक लाइन बताई थी उसका दोबारा पुनरावृत्ति करता हूं कि दुनिया का कोई नाम तुम्हारे सामने आए और उस नाम से अगर एक का बोध हो रहा है तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर उस नाम से एक से अधिक का बोध हो रहा है तो कुछ जातिवाचक संज्ञा होगी। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो प्रयोग के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकते हैं और प्रयोग के आधार पर जातिवाचक संज्ञा भी हो सकते हैं। हमें ध्यान ये करना है कि उनका प्रयोग किस उद्देश्य से हुआ है, उनका प्रयोग कितने का बोध कराता है, उनके प्रयोग से किसका आभास होता है। अगर एक का आभास होता है तो मेरे बच्चे लोगों वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर एक से अधिक का बोध होता है तो मेरे बच्चे लोगों वो जातिवाचक संज्ञा है। हमारे सामने आया गांधी। अब जब गांधी नाम हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी, संजय गांधी, प्रियंका गांधी, महात्मा गांधी, कितने का बोध हुआ? एक से अधिक का बोध हुआ। एक से अधिक का बोध हुआ तो ये हुई आपकी जातिवाचक संज्ञा।
बोलिए भाइयों। परंतु इसी वाक्य में को, इसी शब्द को वाक्य में मैं प्रयोग करूं, और प्रयोग ऐसे करूं कि गांधी को भारत का, गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये वाक्य आ जाए। यहां गांधी शब्द नाम खुला हुआ है, यहां गांधी नाम शब्द बंधा हुआ है, यहां गांधी खुला हुआ है। इसके बारे में धारणाएं एक से अधिक हो रही हैं। यहां गांधी शब्द बंधा हुआ है, इसके बारे में धारणा केवल एक है, और वो धारणा एक को कौन निश्चित कर रहा है? राष्ट्रपिता। सोनिया गांधी को तो राष्ट्रपिता नहीं कहते, राहुल गांधी को तो राष्ट्रपिता नहीं कहते, महात्मा गांधी को ही राष्ट्रपिता कहते हैं। केवल एक ही महात्मा गांधी है जिसको राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसलिए राष्ट्रपिता शब्द ने इस गांधी शब्द को बांध दिया है, और किसके साथ बांध दिया है? महात्मा गांधी के साथ बांध दिया है, और महात्मा गांधी से एक का बोध हो रहा है। अगर वाक्य ऐसे आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ऐसे शब्द आए तो जातिवाचक संज्ञा। एक बात, सवाल आया आपके सामने नेहरू। जब कोई नेहरू कहता है, नेहरू शब्द भी खुला हुआ है, जब कोई नेहरू कहता है तो हमें आभास होता है कि यार भाई मोतीलाल नेहरू भी हो सकता है, भाई मोतीलाल नेहरू भी हो सकता है, भैया जवाहरलाल नेहरू भी हो सकता है। अर्थात बोध कितने का हुआ? एक से अधिक का। इसलिए हम इसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। नेहरू बोले तो जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि नेहरू से एक से अधिक का बोध हो रहा है। अगर मैं ये कह दूं मेरे भाइयों, नेहरू भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे। अब ये प्रधानमंत्री पद आया है, इस प्रधानमंत्री पद ने इस नेहरू शब्द को बांध दिया है। यहां नेहरू कहते हैं तो मोतीलाल नेहरू, यहां नेहरू कहते हैं तो जवाहरलाल नेहरू, दोनों का बोध होता है। परंतु यहां प्रधानमंत्री पद आया है, इसलिए यहां पर केवल जवाहरलाल नेहरू का ही बोध होता है। क्यों होता है जवाहरलाल नेहरू का बोध? क्योंकि मोतीलाल नेहरू तो प्रधानमंत्री कभी बने नहीं। इसलिए संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। संज्ञा कौन सी होगी भैया? व्यक्तिवाचक। अब बात करते हैं अपन रावण की, अपन बात करते हैं कंस की। रावण और कंस एक ही हुए हैं, एक ही रावण हुआ, एक ही कंस हुआ है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब रावण कहते हैं तो एक का बोध होता है, कंस कहते हैं तो एक का बोध होता है। रावण रावण का व्यक्तिगत नाम है और कंस कंस का व्यक्तिगत नाम है, और इन दोनों नामों से एक का बोध हो रहा है। इसलिए दोनों में कौन सी संज्ञा है मेरे बच्चे लोगों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। क्लियर? अगर सवाल परीक्षा में ऐसे आ जाए, हमारे देश में रावणों कंसों की कमी नहीं है, कमी नहीं है। अब कितने का बोध हो रहा है? एक से अधिक का बोध हो रहा है रावणों और कंसों से, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। और दूसरी बात और सुन लीजिए लॉजिक, यहां रावण का प्रयोग केवल रावण के लिए हुआ है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यहां पर कंस का प्रयोग केवल कंस के लिए हुआ है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परंतु यहां पर रावणों और कंसों का प्रयोग रावण कंस के लिए नहीं हुआ, हमारे देश के दुष्ट जनों के लिए हुआ है, अर्थात दूसरे के लिए हुआ है। इसलिए इनमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। तीसरी बात आती है नेताजी। नेताजी शब्द जब हमारे सामने आता है तो हमें बोध एक से अधिक का होता है। जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमएलए होते हैं,
वो भी नेताजी होते हैं, एमपी होते हैं वो भी नेताजी होते हैं, जिला प्रमुख भी नेताजी होता है, प्रधान भी नेताजी होता है, सरपंच भी नेताजी होता है और पंच भी नेताजी होता है। और सफेद कपड़े अपन पहन ले तो अपन भी नेताजी होते हैं। इसलिए बोध कितने का हो रहा है? एक से अधिक का, और एक से अधिक का बोध हो रहा है तो ये कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा। अगर इसका वाक्य में प्रयोग किया जाए, और वाक्य में प्रयोग ऐसे होगा, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। आप समझिए बात को। आजाद हिंद फौज का गठन किसी एमपी ने नहीं किया, किसी एमएलए ने नहीं किया, किसी प्रधान ने नहीं किया, किसी सरपंच ने नहीं किया, किसी पंच ने नहीं किया। आजाद हिंद फौज का गठन सिर्फ सुभाष चंद्र बोस ने किया है। आजाद हिंद फौज, ये दोनों शब्द जब ये वाक्य में आए हैं तो ये इस बात को इंगित कर रहे हैं, इस बात को चिन्हित कर रहे हैं कि ये नेताजी का मतलब केवल सुभाष चंद्र बोस है। और सुभाष चंद्र बोस है तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? एक का बोध हुआ है, इसलिए संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। पक्का?